गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम है दिलकुश शर्मा और आज हमारी क्लास है राजस्थान का भूगोल वे पार्ट फर्स्ट ईयर, पेपर है सेकंड और टॉपिक चल रहा था हमारा दक्षिणी अरावली का। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस पर कमेंट्स करना, लाइक करना, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि जो अरावली को हमने तीन मुख्य भागों में जो बांटा था, वो पहला है उत्तरी अरावली, दूसरा है मध्य अरावली और तीसरा है दक्षिणी अरावली। अब देखो, जो मध्य अरावली है वो अजमेर का थोड़ा सा भाग आता है इसके अंतर्गत है और उदयपुर का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। तो ये जो मध्यवर्ती जो भाग है इसको हम बोलते हैं मेवाड़ का मारवाड़ा, मेरवाड़ा, इसको बोलते हैं मेरवाड़ा। मेरवाड़ा किससे संबंधित है? अजमेर से संबंधित है। और एक होता है मेवाड़, मेवाड़ किससे संबंधित है? उदयपुर से संबंधित है। जो मेवाड़ और मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं वो किसके अंतर्गत आती है? मध्य अरावली के अंतर्गत आती है। इसकी सबसे ऊंची चोटियां हैं, देखो मध्य अरावली के अंतर्गत चोटियां हैं। मध्य अरावली के अंतर्गत जो चोटियां आती हैं उनमें मुख्य रूप से हैं तारागढ़ अजमेर की, तारागढ़ अजमेर की, तारागढ़ अजमेर की, अजमेर की एक पहाड़ी है, एक पर्वत है, क्या नाम है उसका? तारागढ़ है। वो तारागढ़ की ऊंचाई है लगभग 870 मीटर, 870 मीटर है। यह तारागढ़ की ऊंचाई है। कितनी मीटर है? 870 मीटर है, जो कहाँ पे है? अजमेर में स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणी अरावली की। और दक्षिणी अरावली से जस्ट पहले ही एक पठार पाया जाता है, एक भोराट का पठार। कौन सा पठार पाया जाता है? भोराट का पठार। अब ये कहाँ स्थित है? देखिए, यह भोराट का पठार जो है, ये जो भोराट का पठार है वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है, ठीक है, जो उदयपुर के जस्ट पास में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर के जस्ट पास में स्थित है। जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा की जो पहाड़ियां हैं, क्या है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा की जो पहाड़ियां हैं उनके मध्य में स्थित है। उनके मध्य में स्थित कौन सा पठार है? भोराट का पठार स्थित है। और इसमें खूब सारी चोटियां पाई जाती हैं। जैसे इसकी सबसे ऊंची चोटी है जरगा पर्वत है। इसके आसपास में जो चोटी पाई जाती है वो है जरगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है जरगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई है 1223 मीटर, 1223 मीटर है। जरगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 1223 मीटर है। जो कुंभलगढ़ है ये उदयपुर के आसपास और राजसमंद के आसपास वाले क्षेत्र है। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य ये ऐतिहासिक जो नगर हैं, ऐतिहासिक यानी कि महाराणा प्रताप के समय में इनका विकास हुआ है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा, राजकिला कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का गोगुंदा में। और कुंभलगढ़ क्या है? एक किला है, ठीक है। इसके और इसके मध्य की जो पहाड़ियां हैं उनको क्या बोलते हैं? भोराट का पठार। इनके मध्य में जो पठार स्थित है उसको बोलते हैं भोराट का पठार। यह है कुंभलगढ़ और गोगुंदा। कौन सा पठार है? भोराट का पठार। और जरगा पर्वत इसी के आसपास में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1223 मीटर है। ये किसके अंतर्गत आता है? मध्य अरावली के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं दक्षिणी अरावली की। दक्षिणी अरावली की बात हम करते हैं। ये जो दक्षिणी अरावली है इसमें सबसे ऊंची चोटी क्या है? गुरु सीकर है। कौन सी चोटी है? गुरु सीकर है। अब ये गुरु सीकर कहाँ है? गुरु सीकर जो चोटी है जो उड़िया पठार के पास में स्थित है। कौन सा पठार है? उड़िया पठार। उड़िया पठार के पास में स्थित है, माउंट आबू। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर ऊंचाई है इसकी। ये कहाँ पे स्थित है? ये उड़िया पठार के पास में स्थित है।
जो किससे सटा हुआ है? आबू पर्वत से, यानी कि आबू जो पर्वत है उससे सटा हुआ है। ये किससे सटा हुआ है? आबू पर्वत से। आबू पर्वत से ये सटा हुआ है उड़िया का पठार, और इसके पास में ही ये माउंट आबू स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर ऊंची है। यह हिमालय और नीलगिरी, देखो ये हिमालय है भारत का उत्तरवर्ती भाग, हिमालय और नीलगिरी, ये नीलगिरी है दक्षिण भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है नीलगिरी। नीलगिरी गिरी के मध्य का सबसे ऊंचा भाग है, कौन सा है? माउंट आबू है, 1727। यदि भारत के उत्तरतम बिंदु हिमालय से लेकर दक्षिणतम बिंदु जो पर्वतीय चोटी है नीलगिरी, यदि इसके मध्य में यदि किसी चोटी का अध्ययन करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू है, जो कि राजस्थान के अंदर स्थित है। इसी के साथ में इसके बाद में एक शेर नामक चोटी पाई जाती है। शेर माउंट आबू शेर, इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर है, 1597 मीटर है। और इसके बाद में अचलगढ़ पाई जाती है 1380, अचलगढ़ 1380 मीटर ऊंची है। और इसके बाद में पाई जाती है बिलवाड़ा, जो कि अन्य खूब सारी चोटियों के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। अब बात करते हैं जो जसवंतपुरा, या ये जसवंतपुरा कहाँ है? ये जालोर के अंतर्गत जो सुंदा माता का मंदिर है, जो जिस पहाड़ी पर स्थित है उसको हम बोलते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियां। जसवंतपुरा के पास में क्षेत्र में टोडा पर्वत विस्तृत है। जो जालोर का जो क्षेत्र है, जसवंतपुरा क्षेत्र है, यहाँ पे एक डोरा पर्वत क्षेत्र स्थित है। कौन सा पर्वत क्षेत्र? डोरा पर्वत क्षेत्र, याद रखना, डोरा पर्वत क्षेत्र। कहां पे? जसवंतपुरा के पास में स्थित है। और ये जसवंतपुरा कहां पर स्थित है? जालोर में स्थित है। ठीक है, इतना याद करने की कोशिश करना। इसके पास में ही जो गोलाकार जो पहाड़ियां हैं, इसी के पास में जो गोलाकार पहाड़ियां हैं, उनको हम किसके नाम से पुकारते हैं? छप्पन की पहाड़ियां या नाकोड़ा की पहाड़ियां। इनके पास में जो गोल गोल जो पहाड़ियां पाई जाती हैं उनको छप्पन की पहाड़ियां या नाकोड़ा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। देखो दोबारा हम अध्ययन करते हैं, यदि मध्य अरावली का यदि हम अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर मेरवाड़ा पठार पाया जाता है और मेवाड़ पठार पाया जाता है। ठीक है, और इस मेरवाड़ा के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है तारागढ़, जो कि अजमेर में स्थित है, 870 मीटर ऊंची। ठीक है, अब जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा है, ये भोराट का पठार इसी क्षेत्र में पाया जाता है। जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा है, उनके मध्यवर्ती जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में ये भोराट का पठार स्थित है। फिर बात करते हैं इसके जस्ट नीचे की ओर जो जरगा पर्वत है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1223 मीटर है। ठीक है, कितनी ऊंचाई है? 1223 मीटर। अब यदि दक्षिणी अरावली की यदि बात करते हैं तो इसमें सबसे ऊंची जो चोटी है माउंट आबू जो पर्वत है, उसके पास में उड़िया पठार स्थित है। उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। जस्ट इसी के यदि इसके नीचे की ओर चलते हैं तो इससे छोटी चोटी का नाम है शेर, यानी उसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। फिर इसके बाद में बात करते हैं इसके जस्ट नीचे वाली चोटी, जिसका नाम है अचलगढ़, इसकी ऊंचाई है 1380। यदि इसी क्षेत्र के आसपास में एक गोल पहाड़ियों का जो क्षेत्र पाया जाता है, पहाड़ियां कैसी होती हैं? गोल पहाड़ियां, तो उनको या उन पहाड़ियों के समूह को बोलते हैं छप्पन की पहाड़ियां। ठीक है, छप्पन की पहाड़ियां कहते हैं, या फिर उनका दूसरा नाम क्या है? नाकोड़ा कहते हैं। और इसी क्षेत्र के अंदर ये क्षेत्र है, ये जालोर का क्षेत्र है, और जालोर के क्षेत्र के पास में जो जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं उनमें एक जरगा पर्वत, डोरा पर्वत स्थित है। यहाँ पे डोरा पर्वत। अब ये जो यहाँ की जो चोटियां हैं, सबसे ऊंची चोटी है जो गुरु शिखर है, जिसको हम संतों का शिखर भी कहते हैं। जो कर्नल जो जेम्स टोड था, जो अंग्रेजी अधिकारी था कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने इस शिखर को किस नाम से पुकारा है? संतों का शिखर। क्योंकि यहाँ पे संत क्या करते थे? यहाँ पे तपस्या करते थे, इसलिए उन्होंने संतों का शिखर नाम दिया। अब यदि हम बात करते हैं इंडिया के आधार पर, भारत के उत्तरी क्षेत्र में क्या स्थित है? हिमालय स्थित है। और दक्षिणी भाग में क्या स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ियां, एलआईसी की पहाड़ियां हैं। ठीक है,
तो इसके और इसके मध्यवर्ती भाग में, पूरे भारत के मध्यवर्ती भाग में सबसे ऊंची चोटी कौन सी पाई जाती है? माउंट आबू पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर ऊंची है। इस तरह ही हमारा ये पॉइंट पूर्ण होता है। और इस क्षेत्र में भी कई छोटी छोटी वो हैं, इसके अलावा भी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जैसे रोज भाकर है और झारोला है आदि और आदि। अब इसके बाद में हमारा पॉइंट चलता है पूर्वी मैदान। इसके बाद में हमारा पॉइंट चलता है पूर्वी मैदान। अब देखो ये पूर्वी मैदान कहाँ स्थित है, इनको याद करना। शेर की ऊंचाई है 1597 मीटर, हिमालय और नीलगिरी के मध्य की ये सबसे ऊंची चोटी है। और 56 की पहाड़ियां कैसी हैं? गोल आकृति की हैं। और माउंट आबू के पास में, जो माउंट आबू पर्वत है उसके पास में उड़िया का पठार स्थित है, और उड़िया के पठार में ही माउंट आबू चोटी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और जसवंतपुरा के पास में जो जालोर वाला क्षेत्र है, वहां पे डोरा पर्वत पाया जाता है। और वहां पर, और इस क्षेत्र को, जो जालोर वाला क्षेत्र है, उसको नेहड़ बोला जाता है। नेहड़, क्या बोला जाता है? नेहड़। जालोर का जो खाली पड़ा जो स्थान है, जो जहां पे पहले नदियां बहती थी, उसको बोलते हैं नेहड़, जो वर्तमान में बंजर की स्थिति में पाया जाता है। आगे चलते हैं। पूर्वी मैदान, देखो पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान। और देखो राजस्थान की कौन सी दिशा में ये हमारी ये पूर्वी मैदान स्थित है? देखिए, ये होता है दक्षिणी भाग, ये होता है उत्तरी भाग। यदि इसके दो डिवाइडेशन कर दें बराबर के, तो ये होगा पश्चिमी भाग और ये होगा पूर्वी भाग। अब इसके भी यदि दो डिवाइडेशन कर दें ये बीच में से, तो ये दिशा कौन सी होगी? उत्तरी पूर्वी दिशा होगी। तो जो ज्यादा क्षेत्र जिस दिशा में स्थित होता है, उसको हम उसी दिशा के नाम से जानते हैं। तो कौन से मैदान है स्थित? पूर्वी मैदान है। ये देखो पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान यहाँ पे स्थित है। अब देखो इसके अंतर्गत हम क्या क्या शामिल करते हैं। टोटल जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, जो टोटल राजस्थान का क्षेत्रफल है, उसका कितना प्रतिशत है? ये 23.3% है। यदि राजस्थान के क्षेत्रफल को हम 100% मान लें, तो ये पूर्वी मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है? 23.3% भाग है। इसकी पश्चिमी सीमा, अब देखो ये यदि ये इसका क्षेत्र है, तो ये तो हो गई इसकी पूर्वी सीमा और ये होगी इसकी पश्चिमी सीमा। पश्चिमी सीमा किससे संबंधित, किससे बनी हुई है? अरावली से बनी हुई है। देखो इसके पश्चिमी सीमा में क्या है? ये अरावली पर्वतमाला है। और इसके पूर्वी किनारों द्वारा, अरावली के पूर्वी किनारों द्वारा, तो ये अरावली का कौन सा किनारा है? ये तो पूर्वी किनारा हो गया, ये पश्चिमी किनारा हो गया। तो ये जो पूर्वी मैदान है, इसकी दिशा कौन सी हो गई? ये पश्चिमी। लेकिन अरावली का कौन सा किनारा हो गया? पूर्वी किनारा। अरावली के पूर्वी किनारे द्वारा उदयपुर के उत्तर तक, ये उदयपुर है, यहाँ पे उदयपुर है, उदयपुर के उत्तरी किनारे पर जो भी इसकी सीमा उदयपुर की, उसकी उत्तरी सीमा तक है। और इससे आगे उत्तर में 50 सेंटीमीटर की समरेखा। अब ये जो यहाँ पे इसके उत्तर में जहाँ पे 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहां पर इसकी सीमा निर्धारित होती है। अब वो चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, यहाँ पे जो 50 सेंटीमीटर की जो वर्षा रेखा है, उसके द्वारा ये उत्तर में निर्धारित होती है, समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है। मैदान की दक्षिणी पूर्वी सीमा, ये जो मैदान है, इसकी दक्षिणी और पूर्वी सीमा विंध्यन पठार द्वारा बनाई जाती है। दक्षिणी पूर्वी सीमा मान लो, दक्षिणी और पूर्वी सीमा मान लो, ये है विंध्यन पठार के द्वारा निर्धारित की जाती है। दक्षिण है, लेकिन ये कौन सी दिशा है? पूर्वी दिशा है। ये किसके द्वारा निर्धारित होती है? विंध्यन पठार के। दक्षिणी और पूर्वी सीमा किसके द्वारा निर्धारित होती है? विंध्यन पठार के द्वारा निर्धारित होती है।
इस मैदान के अंतर्गत चंबल बेसिन की निम्न भूमियां। अब इस क्षेत्र में जो चंबल नदी प्रवाहित होती है, जो चंबल नदी प्रवाहित होती है, तो चंबल नदी का जो बेसिन है, अब ये नदी बेसिन किसे कहते हैं? जिस क्षेत्र में जितनी नदियां प्रवाहित होकर उस नदी को आगे की ओर ले जाती हैं, तो वो जितना क्षेत्र होता है वो उस नदी का क्या कहलाता है? नदी बेसिन कहलाता है। नदी में जितनी दूर से पानी आता है वो एरिया उसका नदी बेसिन कहलाता है। ठीक है, इसमें भरतपुर, बनास का मैदान, इसमें ये चंबल का है, ये यहाँ पे है बनास, और इसमें नीचे से होता है थोड़ा सा माही नदी का बेसिन पाया जाता है, यहाँ पे माही नदी का बेसिन। अब ये देखो, जो माही नदी है, जो माही नदी राजस्थान के अंतर्गत प्रवाहित होती है, उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो भी मैदान है उसको हम छप्पन के मैदान से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? छप्पन के मैदान से जानते हैं। अब ये जो नदियां होती हैं, ये नदियां कई किलोमीटर लंबी है, 100, 200, 300, 500, 1000 किलोमीटर लंबी हैं। तो इनके द्वारा जो एलुवियल सोइल होती है, जो जलोढ़ मृदा होती है, वो इस प्रवाहित क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रवाह होने वाला जो मार्ग है, इसमें क्या होता है? बिछा दी जाती है, यानी कि वहां पे जमा दी जाती है। तो इसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा में क्या होता है? कृषि में उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पे सारे समस्त क्षेत्र में क्या की जाती है? कृषि की जाती है, सिंचाई के माध्यम से या बरसात के माध्यम से। तो यहाँ पे क्या होता है? उपजाऊपन अधिक होने के कारण यहाँ पे उत्पादन अधिक होता है। यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है और जलोढ़ मृदा में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, इसी कारण इसको पूर्वी मैदान का नाम दिया गया, क्योंकि यहाँ पे नदियां अधिक मात्रा में प्रवाहित होती है। इसके अंतर्गत जयपुर है, जयपुर है, कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है, टोंक है, अलवर है, सवाई माधोपुर है, आदि जिले इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। ये टोटल एरिया का कितना प्रतिशत है? 23.3% है। इसी कारण इसको पूर्वी मैदान का नाम दिया गया। अब यहाँ पर प्रवाहित होने वाली नदियां प्रमुख हैं, जैसे इसको हमने 3 भागों में बांट दिया। मुख्य रूप से इसको हमने 3 भागों में बांटा। पहला है चंबल बेसिन, क्योंकि यहाँ पे चंबल नदी प्रवाहित होती है। पहला है चंबल बेसिन, और दूसरा है बनास बेसिन, और तीसरा है माही बेसिन। ये 3 जो नदियां हैं, चंबल, बनास और माही, ये राजस्थान में नित्य प्रवाहित होने वाली हैं, वर्ष भर प्रवाहित होने वाली हैं। इन्हीं के कारण राजस्थान में मैदानों का निर्माण होता रहता है। इसी कारण इस क्षेत्र को बोलते हैं पूर्वी मैदानी भाग। इन मैदानों का नवीनीकरण होता रहता है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर हमारा पहला आता है चंबल बेसिन। देखो, जो चंबल बेसिन है, राज्य में चंबल घाटी की स्थलाकृतियां पहाड़ियों और पठारों से निर्मित है। जो चंबल नदी जिस क्षेत्र में प्रवाहित होती है, वह क्षेत्र पठारी संरचना से निर्मित है। उसका जो नीचे वाला जो भाग है वो क्या है? पथरीला है। इसकी जो जितनी भी घाटी है, नदी जिस मार्ग से होकर प्रवाहित होती है, उस क्षेत्र को उस नदी की घाटी बोली जाती है। ठीक है, और उस नदी के अंदर जो जमने वाली जो नदी है, वो जो जमने वाली जो मिट्टी है उसको हम बोलते हैं कांपीय मिट्टी। उस मिट्टी के जमाव को हम बोलते हैं मैदान। उस मिट्टी के जमाव को जो समतल मैदान होता है उसको हम बोलते हैं मैदान। अब जब कभी इन नदियों में यदि बाढ़ आती होगी, चंबल नदी में बाढ़ आती होगी, तो बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी बिछाई जाती है उसको बोलते हैं बाढ़ के मैदान। ठीक है, नदी कगार, कगार का मतलब होता है यदि नदी किसी क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है तो उसके किनारे खड़े, यानी कगार के समान, यानी दीवार के समान यदि खड़े रहें तो नदी कगार का निर्माण करती हैं, बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती हैं। और आगे बीहड़, बीहड़ जानते हो? बीहड़ के डाकू कोटा और सवाई माधोपुर जिले के अंतर्गत जब नदियों में बाढ़ के दौरान जो पानी आता है किनारों की तरफ से, तो वहां पे मृदा अपरदन बहुत ज्यादा करते हैं। मृदा अपरदन
अपर्दन बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। अब जब अपर्दन की मात्रा अधिक हो जाए और उस क्षेत्र में, उस मैदानी भाग में गड्ढे पड़ जाएं और उन गड्ढों में भी उनकी गहराई भी बहुत ज्यादा हो जाए और वो वनस्पति से ढक जाएं, तो उनको बोलते हैं बीहड़, जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में नाले। नाले बोलते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? नाले बोलते हैं। बरसात के दिनों में इनसे इनमें पानी प्रवाहित होकर मुख्य नदी में जाकर मिलता है, तो इनका कटाव होता रहता है और इनकी गहराई क्या होती हो जाती है? गहरे होते जाते हैं। तो इनमें डाकुए छुपने का कार्य करते हैं। आसपास के इलाकों में चोरी करके लोग इसमें छुप जाते हैं और पुलिस इनको ढूंढ भी नहीं पाती, तो इनको बोलते हैं चंबल के बीहड़। इनमें डाकू निवास करते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? चंबल के बीहड़। तो नदी जहां पर प्रवाहित होती है, नित्यवाही नदियां जहां पर प्रवाहित होती है, वहां पे बाढ़ के मैदान बनते हैं बरसात के दिनों में। वहां पे खड़ी खड़ी कगार बनती है। नदी के किनारे कैसे बन जाते हैं? खड़े किनारे बन जाते हैं। और चंबल नदी के आसपास वाले इलाकों में क्या बनते हैं? बीहड़ बनते हैं, ठीक है, बीहड़, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्षेत्र कहां कहां पाया जाता है? कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर। कहां कहां पाया जाता है? देखो, कोटा है यहाँ पे, बूंदी है यहाँ पे, सवाई माधोपुर है यहाँ पे और टोंक है यहाँ पे। कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, ठीक है, और धौलपुर में पाया जाता है। करौली और धौलपुर में पाया जाता है, ठीक है। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? जो बीहड़ हैं, ये जो बीहड़ हैं, ये जो बीहड़ से प्रभावित जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 4500 वर्ग किलोमीटर, यानी 4500 वर्ग किलोमीटर है। 4500 वर्ग किलोमीटर। इस इतने क्षेत्र में क्या बने हुए हैं? बीहड़ बने हुए हैं। और चंबल बीहड़ पट्टी है जो, इसके अलावा जो चंबल नदी की जो बीहड़ पट्टी है वो 12 से, कोटा से लेकर 12 तक, कोटा से लेकर 12 तक 480 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 480 किलोमीटर लंबाई में, 480 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। जब ये नदी कोटा से 12 की तरफ प्रवाहित होती है तो 480 किलोमीटर तक क्या बनाती है? बीहड़ों का निर्माण करती है। और टोटल जो एरिया है उसमें बीहड़ों की कुल क्षेत्रफल कितना है? 4500 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें कोटा से लेकर 12 तक की लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? पूर्वी मैदान की चंबल नदी के बीहड़ों के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखो, अब आगे बात करते हैं बनास बेसिन। इसके बाद में करते हैं बनास बेसिन के बारे में बात करते हैं। अब ये जो बनास नदी है, जो बनास बेसिन है, बनास बेसिन है जो पश्चिम में 50 सेंटीमीटर वर्षा। अब ये जो बनास बेसिन है, यहाँ पे मान लो, यदि मान लो ये बनास नदी इधर से इधर टोंक होती हुई प्रवाहित हो रही है, सवाई माधोपुर होती, तो इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो कितनी सेंटीमीटर वर्षा रेखा निर्धारित करती है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा निर्धारित करती है पश्चिम की दिशा, ठीक है। और दक्षिण में महान भारतीय जल विभाजक द्वारा उत्तर में अलवर पहाड़ियां। अब ये जो उत्तर है, अब ये जो बनास नदी प्रवाहित हो रही है तो उत्तर में यहाँ पे क्या है? अलवर है, ठीक है, अलवर। तो यहाँ पे जो अलवर की जो सीमा है, जो अलवर की पहाड़ियां हैं, वो इसको निर्धारित करती हैं उत्तर के अंतर्गत। उत्तर में कौन सी हैं? अलवर की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां। और पश्चिम में कौन सी है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसकी दिशा निर्धारित करती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा इसको निर्धारित करती है। पूर्व में, अब ये पूर्व है, ये दिशा पूर्व है, तो ये विंध्ययन कगार, ये तो है विंध्ययन पठार और इसको निर्धारित करता है विंध्ययन कगार, इसको निर्धारित करता है कगार,
तो पश्चिम में कौन सी दिशा, पश्चिम में क्या हुई 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, और दक्षिण के अंतर्गत पूर्व में क्या हुआ विंध्यन का गार, और उत्तर में हुआ अलवर की पहाड़ियां इसको निर्धारित करती हैं। चलते हैं अब आगे। उत्तर में अलवर हो गया द्वारा ये निर्धारित होती। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, देखो इसकी सहायक नदियों द्वारा मालपुरा, इसकी सहायक नदियों के द्वारा ये इस मैदान का निर्माण किया जाता है। सिंचित यह मैदान दक्षिण में मेवाड़ का मैदान, अब ये दक्षिण में कौन सा है मेवाड़ का मैदान, मेवाड़ का मैदान दक्षिण में, और उत्तर में मालपुरा, मालपुरा करौली, मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान है। उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में मेवाड़ का मैदान। अब देखो मेवाड़ किसको बोलते हैं, उदयपुर और राज संबंध का जो जिले हैं उनसे संबंधित इन 3-4 जिलों को बोलते हैं मेवाड़, जहां पर महाराणा प्रताप ने जन्म लिया था, जो उनके जो क्षेत्र था राज करने का उसको बोलते हैं मेवाड़, और मारवाड़ी बोलते हैं जोधपुर को, जोधपुर। जो मारवाड़ी हमारे आते हैं ना वो कहाँ के हैं, जोधपुर के हैं, और जो मेवाड़ी आते हैं वो कहाँ के हैं, यहाँ पे उदयपुर के। तो यहाँ पर एक पाया जाता है मेवाड़ का पठार, ठीक है, ये मेवाड़ का पठार, और एक होता है मालपुरा करौली का मैदान। अब ये मालपुरा कहाँ है, ये टोंक में है, जयपुर के जस्ट नीचे की ओर, ये जयपुर है, ये जस्ट नीचे की ओर क्या है मालपुरा का मैदान, और इधर है करौली का मैदान, ठीक है। कहाँ है करौली का, मालपुरा का मैदान ये है, करौली का मैदान ये है, और मेवाड़ का मैदान कहाँ है, यहाँ पे है। तो उत्तर में कौन कौन से हो गए, मालपुरा और करौली का मैदान, और दक्षिण की तरफ कौन सा हो गया, मेवाड़ का मैदान स्थित है, निर्माण करते हैं। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, खारी है, खारी मोसी, खारी मोसी और मोरल, जो बाईं ओर से मिलती हैं। कौन सी ओर से मिलती हैं, बाईं ओर से। और बेडच, बेडच और गोलवा ये दाईं ओर से आकर मिलती हैं। और इसके अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है, देखो उदयपुर के पूर्वी भाग, उदयपुर के पूर्वी भाग, उदयपुर के पूर्वी भाग, ठीक है, टोंक है, इसमें कोटा है, कोटा का कुछ भाग है, कोटा के बाद में है जयपुर है, टोंक, जयपुर, सवाई माधोपुर और भीलवाड़ा, और अलवर के दक्षिणी भाग और चित्तौड़गढ़ इसमें शामिल किए जाते हैं। किसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, बनास बेसिन के अंतर्गत। अब देखो वापस बनास को पढ़ लेते हैं। देखो ये जो बनास है, जो बनास बेसिन है, वो पश्चिम में, पश्चिम की ओर 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के द्वारा इसकी सीमा निर्धारित होती है, और पूर्व की ओर विंध्यन पगार के द्वारा इसकी सीमा निर्धारित होती है, ठीक है। और इसका टोटल जो क्षेत्रफल है वो इस जो ये बेसिन है, कौन सा बेसिन, चंबल बेसिन से है, इससे लगभग 1/2% है। अब ये जो बनास बेसिन है वह उदयपुर के पूर्वी भाग, टोंक, जयपुर का कुछ भाग, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा का कुछ भाग और अलवर की पहाड़ियों का कुछ भाग और चित्तौड़गढ़ का पश्चिमी भाग इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है।
ठीक। अब इसके जो पूर्व के अंतर्गत इसका जो पूर्वी भाग है, यहाँ पे मेवाड़ का जो पठार पाया जाता है, जो मेवाड़ का मैदान पाया जाता है वो है, और इसके उत्तर के अंतर्गत एक मालपुरा का मैदान है और दूसरा है करौली का मैदान है। ठीक। और उत्तर में इसको कौन निर्धारित करता है? अरावली की जो भी पहाड़ियां हैं, जो अलवर की जो पहाड़ियां हैं यहाँ पे, वो ही इसको निर्धारित करने का काम करती है। ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो बाईं ओर से मिलने का कार्य करती हैं, उसमें एक तो खारी है, एक है मोसी है, एक है मोर है। ठीक है। ये जो कौन सी दिशा से आकर मिलती हैं? बाईं दिशा से। और एक है बेड़च और एक है गोलवा, जो कौन सी दिशा से आकर मिलती हैं? दाईं दिशा से आकर मिलती है। अब ये जो मेवाड़ का मैदान क्या है? दक्षिण की ओर, और उत्तर में मालपुरा और करौली का मैदान इस जगह स्थित है। अर्थात हमारा बनास बेसिन कंप्लीट होता है। अब इसके आगे आता है मध्य माही बेसिन। जो माही नदी है उसका जो मध्यवर्ती भाग है उसको ही हम इसके अंतर्गत शामिल करते हैं। अब ये जो है माही बेसिन है, इसको छप्पन का मैदान भी कहते हैं। कौन सा मैदान कहते हैं? छप्पन का मैदान। अब ये छप्पन का मैदान इसलिए कहते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में 56 नदी नाले मिलकर मैदान का निर्माण करते हैं। कितने? 56 नदी नाले मिलकर एक मैदान का निर्माण करते हैं, इसलिए इसको छप्पन का मैदान भी कहते हैं। अब भी समझा देता हूं। देखो अब चलता है माही बेसिन। इसको हम बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं, बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं या बांगड़ भी कहते हैं, बांगड़ का मैदान भी कहते हैं। यह मैदान उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी, अब ये जो उदयपुर जिला है इसका दक्षिणी और पूर्वी, इस वाले पॉइंट से मान लो ये उदयपुर है, इसका दक्षिणी और पूर्वी पॉइंट बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले के दक्षिणी भागों में। अब ये डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा के दक्षिणवर्ती भागों में। अब ये वाला भाग है, देखो ये वाला डूंगरपुर और बांसवाड़ा के दक्षिण भागों में विस्तृत है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अभी इसका जो ये मध्यवर्ती ये निम्नवर्ती जो भाग है इसमें ये स्थित है। यह क्षेत्र माही नदी की सहायक नदियों से सिंचित है। ये वाला जो पोर्शन है, जो माही नदी की जो सहायक नदियां हैं उनसे यह सिंचित है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 200 से 400 मीटर है। यह जो मैदान है, जो उत्तरी मैदान की अपेक्षा, उत्तरी मैदान कौन सा है? मेवाड़ के उत्तरी मैदान की अपेक्षा। अब ये जो मेवाड़ का जो उत्तरी मैदान है इसकी अपेक्षा क्या है? मेवाड़ के उत्तरी मैदान की अपेक्षा अधिक कटा फटा है। अब ये अधिक कटा फटा क्यों है? कि देखो इस भाग में यदि हम
जानने की कोशिश करेंगे तो ये सारा जो प्रदेश है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वाला, ये सारा क्या है, पथरीला है। ठीक है। अब पथरीला जो क्षेत्र है उसमें यदि नदी प्रवाहित होगी तो वो हर जगह से उसको काटने की कोशिश करेगी, पार्श्ववर्ती किनारों पर काटने की कोशिश करेगी। तो ये हर, और इन पठारी क्षेत्र में पानी का वेग क्या होगा, तीव्र होगा। और जहां पर पानी का वेग तीव्र होता है जिस पठारी क्षेत्र में, वहां का भूभाग क्या होता है, कटा फटा होता है। ठीक है। तो ये कटा फटा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो पानी, बरसात का पानी है, तीव्र गति से प्रवाहित होता है नदी या नालों के रूप में, तो ये क्षेत्र क्या होगा, अधिक कटा फटा होगा। बल्कि किससे ज्यादा कटा फटा हुआ है, मेवाड़ के उत्तरी मैदान की अपेक्षा यह अधिक कटा फटा है। जो मेवाड़ का जो मैदान है इससे ज्यादा ये कटा फटा हुआ है। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 200 से 400 मीटर इसकी ऊंचाई है। यहां की जो भूआकृतियां हैं, इस वाले क्षेत्र की जो भूआकृतियां क्या हैं, विषम हैं। विषम का मतलब होती है कि कहीं पर ऊंचा है, कहीं पर नीचा है, कहीं पर पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पर मैदान है। तो ये जो अलग प्रकार की जो विशेषताएं पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं विषम परिस्थितियां। विभिन्न जो प्रकार की जो परिस्थितियां पाई जाती हैं वो है यहाँ पे विषम प्रकृति की पाई जाती है। इस क्षेत्र को स्थानीय भाषा में, इस पहाड़ी भूभाग को, अभी जो पहाड़ी जो भूभाग है, कौन सा भाग है, पहाड़ी भूभाग है, इसको स्थानीय भाषा में बांगड़ कहा जाता है। अब तो जो बांगड़ यदि प्रदेश यदि आपके आ जाए तो कौन सा प्रदेश माना जाएगा, मध्यमाई बेसिन को ही क्या बोला जाता है, बांगड़ प्रदेश। मध्यमाई बेसिन के जो पहाड़ी भाग है उसको क्या बोला जाता है, बांगड़ प्रदेश बोला जाता है। अब ये जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा है, देखो डूंगरपुर ये बांसवाड़ा है, ये बांसवाड़ा है, और यहाँ पे है प्रतापगढ़। अब ये जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों, 56 नदी नालों का समूह है। ठीक है। तो ये जो जिस मैदान का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं 56 का मैदान। कहां पे स्थित है ये, मध्य माही बेसिन के अंतर्गत, यानी कि माही बेसिन के अंतर्गत या बांगड़ प्रदेश में 56 नदी नालों के समूह से बनने वाले मैदान को क्या कहते हैं, 56 का मैदान कहते हैं। और कहां पर स्थित है ये, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य भाग में ये स्थित है। ये मान लो बांसवाड़ा और ये है प्रतापगढ़, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य में क्या स्थित है, ये 56 का मैदान स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा पॉइंट आता है, हमने चंबल बेसिन भी कर लिया, चंबल नदी प्रमुख स्थान पर है, बनास बेसिन में बनास है और माही बेसिन में माही है। ये उत्तर में किससे अलग हो जाता है, ये जो माही नदी 2 बार काट कर जाती है डूंगरपुर बांसवाड़ा को, इस वाले क्षेत्र में ये माही बेसिन यहाँ पे स्थित है। ठीक है। और ये राजस्थान के दक्षिणवर्ती भाग में स्थित है। ठीक है। तीव्र भूभाग, यहाँ पे पानी की तीव्र गति होने के कारण ये भूभाग क्या हो गया, कटा फटा हो गया, क्योंकि ये पथरीला है तो इसको क्या बोलते हैं, पथरीला। और ये अपेक्षाकृत क्या है, अधिक कटा फटा हुआ है पथरीला होने के कारण। ये पहाड़ी जो क्षेत्र है कहां पे, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो मध्य में जो स्थित है ये क्षेत्र, ये पठारी भाग है, इसको बांगड़ कहते हैं। और 56 नदी नालों के समूह को क्या बोलते हैं, 56 का मैदान बोलते हैं। और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, उनमें विषमता पाई जाती है, तो ये बिल्कुल विषम प्रकार की यहाँ पर परिस्थितियां पाई जाती हैं। इसी को हम बोलते हैं माही बेसिन कहते हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके आगे हम दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार पढ़ेंगे, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे।
चैप्टर 1 पॉइंट नंबर 1 मरुस्थलीय भाग, पॉइंट नंबर 2 अरावली, पॉइंट नंबर 3 पूर्वी मैदानी, और पॉइंट नंबर 4 कौन सा आता है हमारा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। अब ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार। पॉइंट आता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार। अब देखो पठार किसे कहते हैं, पठार किसे कहते हैं, समझने की कोशिश करना। मान लो ये मैंने समुद्र बना दिया, ठीक। समुद्र की जो सतह होती है, और सतह पर क्या होता है, पानी समतल अवस्था में होता है। पानी क्या होता है, समतल अवस्था में होता है। तो स्थल भाग पर, स्थल मंडल पर जितनी भी ऊंचाइयां नापी जाती हैं, ऊंचाइयां वो इस समुद्री सतह से नापी जाती है। यदि इससे ऊंचा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, विश्व के किसी भी स्थान पर चले जाओ आप, तो वहां पर पर्वतों की ऊंचाई, वहां के मैदानों की ऊंचाई कहां से नापी जाती है, समुद्री सतह से। ये क्या है, समुद्री सतह है, ठीक। समुद्री सतह से जब हम किनारे की ओर चलते हैं तो इसको बोलते हैं किनारे। और यदि वो किनारे 100-200 मीटर ऊंचे हों और उनका ऊपर वाला जो भाग है वो समतल हो, उनका जो ऊपर वाला, जो चोटी वाला भाग है वो समतल हो, तो इसको बोलते हैं पठार। ऊंचा हो लेकिन ऊपर वाला जो भाग है, पीक पॉइंट है, वो क्या हो, समतल हो, तो इसको समतल आकृति को बोलते हैं पठार। मैदानी भाग से ऊंचा लेकिन इसकी चोटी वाला जो भाग है वो कई किलोमीटर तक समतल हो, इसलिए इसको हम बोलते हैं पठार। पठार से वह भाग जो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त कर ले और जिसका ऊपर वाला भाग स्वंकवाकार रूप में हमें दिखाई दे, और जो मैदानी भाग से या समुद्री सतह से ऊंचाई रखता हो, लगभग 500-600 मीटर ऊंचा हो, ठीक है, या आसपास के समतल भूभाग से ऊंचा हो, उसको हम बोलते हैं पर्वत या पहाड़ी। यदि पहाड़ी आती है तो ऊंचाई कम होगी, और यदि पर्वत आता है तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, अधिक होगी। अब मान लो 100, 200, 300 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर तक यदि कोई भूभाग बिल्कुल समतल अवस्था में पाया जाता है तो इसको हम बोलते हैं समतल मैदान। अब ये मैदान या तो नदियों द्वारा बनाए जाते हैं या फिर प्राकृतिक हलचलों के द्वारा
इनका निर्माण होता है, चाहे वो ज्वालामुखी क्रिया हो, चाहे वो भूकंप की क्रिया हो, उनके द्वारा इन मैदानों का निर्माण होता है। लेकिन मुख्यतया किनसे होता है इनका निर्माण? नदियों के द्वारा होता है। तो समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर पर्वत, पठार और मैदानों की गणना की जाती है, उनकी तुलना की जाती है, उनका अध्ययन किया जाता है। और ऊंचाई हमेशा किससे नापी जाती है? समुद्री सतह से। मान लो ये है स्केल है, ये मान लिया 100 और ये है 0, तो 1 यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90, ये हमारा स्केल है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी, मान लो ये पर्वत कितने के बराबर आ रहा है? 70 के बराबर आ रहा है, तो ये है 70 मीटर का। यदि ये पठार 20 के बराबर आ रहा है तो ये कितना है? 20 मीटर ऊंचा है। और यदि ये समतल मैदान कितने के बराबर आ रहा है? 25 के बराबर आ रहा है, तो 25, ये 15 के बराबर आ रहा है, तो 15 मीटर ऊंचाई है। किससे है? इस समुद्री सतह से इसकी ऊंचाई हमें प्राप्त होगी। तो जितने भी पर्वत हैं, मैदान हैं, पठार हैं, उनकी ऊंचाई हमेशा समुद्री सतह से ज्ञात की जाती है। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम पठार समझ में आया? ठीक है, नहीं आया हो तो एक बार और समझ लेना। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान पठार। अब ये जो दक्षिणी पूर्वी जो राजस्थान का पठार है वो राजस्थान के दक्षिणी दिशा में स्थित है। देखो राजस्थान की दिशा कौन सी है? देखो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। अब ये दक्षिण का ये वाला पार्ट आता है, ये वाला पार्ट दक्षिण, लेकिन ये दक्षिण में भी कौन सी दिशा दे रहा है? पूर्वी दे रहा है। तो इसके यदि मैं 4 पार्ट कर दूं, ऐसे 4 पार्ट, तो ये कौन सा हो गया? पूर्वी हो गया। ये कौन सा हो गया? पूर्वी हो गया। ये क्या हो गया? पश्चिमी हो गया। ये क्या हो गया? पश्चिमी। तो इसको मैं 4 दिशा में बांट देता हूं। ये हो गया उत्तरी पूर्वी दिशा यहां तक, और ये हो गया दक्षिणी पूर्वी दिशा, इससे नीचे की ओर, इससे ऊपर की ओर ये है उत्तरी पश्चिमी दिशा है, यह उत्तरी पश्चिम दिशा है, और यह है दक्षिण पूर्वी दिशा है। तो हम बात क्या करेंगे? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के पठार की। ये दक्षिणी पूर्व में इस वाले क्षेत्र में यह है स्थित है, इस वाले क्षेत्र में यह स्थित है। कौन सा? दक्षिणी पूर्वी पठार इस वाले क्षेत्र में है। अब इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये राजस्थान में यह पठार मेवाड़ मैदान के दक्षिण पूर्व में, ये जो मेवाड़ पठार है इसके दक्षिण और पूर्व में चंबल नदी के सहारे पूर्वी भाग में विस्तृत है। अब ये जो चंबल नदी है इसके पास में स्थित है, तो इसके पास में कहने का मतलब है इस दिशा में ये स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये राजस्थान के 9.6% भाग पर स्थित है। ये जो चंबल नदी प्रवाहित होती है इसके सहारे यानी पास में स्थित है ये, और ये मेवाड़ का जो पठार है उसके दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। ये वाला पूरा पॉइंट आ गया। ये टोटल कितना प्रतिशत है? 9.6% भाग को घेरे हुए है। ये उत्तर पश्चिम में अरावली की महान सीमा भ्रंश से, अभी देखो ये महान अरावली है, उत्तर भी है लेकिन पश्चिम दिशा है। ये अरावली से इसके उत्तर पश्चिमी दिशा निर्धारित होती है। ठीक है, इस भूभाग का ढाल दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रमशः है। इस भूभाग का ढाल देखो किधर है? दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसका भाग है दक्षिण से उत्तर की ओर। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग चंबल नदी तथा इसकी सहायक नदी जैसे काली सिंध, परवन और पार्वती के द्वारा सिंचित है। अब ये जो क्षेत्र है, जो चंबल नदी की जो सहायक नदी है, पहली है काली सिंध,
दूसरी है पार्वती और तीसरी है परवन आदि नदियों के द्वारा यहां पे सिंचाई व्यवस्था की जाती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत झालावाड़, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा स्थित है। इस क्षेत्र के अंतर्गत झालावाड़, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा और बांसवाड़ा को सम्मिलित किया गया है। हाड़ौती पठार के अंतर्गत ऊपरमाल का पठार और मेवाड़ का पठार। हाड़ौती ऊपरमाल का पठार, देखो ये यहां पे एक पठार है ऊपरमाल का, ऊपरमाल का पठार है और दूसरा है मेवाड़ का पठार। अब ये जो मेवाड़ का पठार तो ये है और ऊपरमाल के पठार में झालावाड़, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा ये है ऊपरमाल का पठार। इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब इस इन दोनों के ये मेवाड़ का जो पठार है ये यहाँ है और ऊपरमाल का जो पठार है वो इन जिलों में शामिल किया जाता है। इन जिलों का थोड़ा थोड़ा भाग ऊपरमाल का जो पठार कहलाता है। आगे देखते हैं, यह पठारी भाग आगे चलकर मालवा पठार के पास में मिल जाता है। अब ये मालवा का पठार कहाँ है, इससे संबंधित है, इस वाले पॉइंट, इस वाले भाग में मालवा का पठार है। तो ये जो पठार है, कौन सा ऊपरमाल का जो पठार है वो आगे चलकर किस में मिल जाता है, मालवा के पठार में मिल जाता है। मालवा का के पठार में जाके मिल जाता है और यह राजस्थान का महत्वपूर्ण भाग है। यह राजस्थान का क्या है, महत्वपूर्ण भाग है। राजस्थान का महत्वपूर्ण भाग है किसमें, कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में यह राजस्थान का महत्वपूर्ण भाग है। यहां पर मक्का की फसल तैयार की जाती है, मक्का अधिक पैदावार की जाती है। अभी इस क्षेत्र को भी हम दो भागों में बांट देते हैं। पहला है विंध्यन कगार और दूसरा है दक्कन लावा पठार। अब बात करते हैं विंध्यन कगार की। यह जो इकाई है, यह जो क्षेत्र है, विंध्यन जो कगार है, बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित है। बड़े बड़े जो बलुआ पत्थर होते हैं, मिट्टी के जो पत्थर है, बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ये जो विंध्यन कगार है जो बड़े बड़े बलुआ पत्थरों से निर्मित है और इसमें सलेटी पत्थर की अधिकता पाई जाती है। कौन से पत्थर की, सलेटी पत्थर की अधिकता पाई जाती है। कगारों का मुख्य है, कगारों का मुख्य, इन कगारों का मुख्य, विंध्यन कगार का मुख्य चंबल और बनास के बीच, इसका मुख्य जो चंबल नदी है और ये जो बनास नदी है मुख्य के दक्षिण की ओर स्थित है, दक्षिण पूर्व की ओर स्थित है। इन कगारों का मुख्य दक्षिण पूर्व की ओर, कौन कौन सी नदी, चंबल और बनास जो नदी है उनके दक्षिण पूर्व की ओर इनका मुख है। ठीक है, आगे चलकर इसके बारे में, इसका विस्तार कहां पाया जाता है, करौली और धौलपुर में पाया जाता है। करौली और धौलपुर में पाया जाता है। ये कोई ज्यादा फेमस नहीं है, ये इतना याद रखना कि विंध्यन कगार करौली और धौलपुर में स्थित है। ठीक है, और ये दक्षिण पूर्व के अंतर्गत चंबल और बनास नदियों में इसका मुख्य खुलता है, इसको ही बोलते हैं विंध्यन कगार। अब बात करते हैं दक्कन के लावा पठार की। यह मध्य प्रदेश के विंध्यन पठार के पश्चिम भाग में 3 सक्रिय कगारों के रूप में विस्तृत है। देखो ये दक्कन का लावा पठार है ना, ये वाला,
ये जो मध्य प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश के विंध्ययन पठार, एक विंध्ययन पर्वतमाला है, विंध्याचल जिसको हम बोल सकते हैं, यहाँ पे है उत्तर मध्य प्रदेश में। इसका जो थोड़ा सा भाग है इसको हम बोलते हैं मालवा का पठार, ठीक है, इसको बोल सकते हैं विंध्ययन का भी पठार बोल सकते हैं, इस क्षेत्र में स्थित है। अब ये क्या है, उच्च पथरीला है, उच्च पथरीला है, और क्या है, पठारी भाग है। तो इसको इतना ही याद रखना है, केवल कि केवल जो दक्कन का जो लावा पठार है वो मध्य प्रदेश के विंध्ययन पठार से संबंधित है, विंध्ययन पठार से संबंधित है, ठीक है। और इसमें क्या मिलता है, सलेटी पत्थर मिलता है, ठीक। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये हमारा टॉपिक क्लियर होता है, इसको एक बार और समझ लो। ये जो दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो विंध्ययन का गार और एक है दक्कन का लावा पठार। जो विंध्ययन का गार है जो करौली और धौलपुर में स्थित है, और यहाँ पर कटाव अधिक होने के कारण ये कगार के रूप में विद्यमान है, और वे विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। और जो दक्कन का लावा पठार है जो मध्य प्रदेश के विंध्ययन पठार से संबंधित है, और इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है, ज्यादातर सलेटी पत्थर और बलुआ पत्थरों की मात्रा पाई जाती है। और ये जो क्षेत्र है वो राजस्थान का महत्वपूर्ण माना भाग है, महत्वपूर्ण माने जाने वाला भाग है, जो कृषि क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। इसका टोटल एरिया कितना है, 9.6% भाग है। यह उच्च पथरीला है और पठारी पर्वतीय क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में काली सिंध, पार्वती और परवन नदियां प्रवाहित होती हैं, जो यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध करवाती है। और इस क्षेत्र में मक्का बहुत मात्रा में उत्पादित की जाती है। इसके उत्तर में ऊपरमाल है, और दक्षिण के अंतर्गत ये मेवाड़ के पठार से ये अलग होता है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद में हमारा टॉपिक चलेगा, इसके बाद में हमारा टॉपिक है अपवाह प्रणाली एवं झीलें, अपवाह प्रणाली एवं झीलें। लेकिन अभी इसको हम एक बार और अध्ययन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम मरुस्थलीय भाग का अध्ययन करते हैं। इसका शॉर्ट रूप में वापस निकाल देता हूं। सबसे पहले हम किसका अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत पश्चिमी रेतीले मैदान का। ये देखो पश्चिमी रेतीला मैदान है ये वाला नंबर 1 पे, और दूसरे पे क्या है, अरावली पर्वतमाला वाला क्षेत्र है। अरावली पर्वतमाला को 3 टुकड़े में किया, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, और इसको हमने 4 भागों में बांटा, ठीक है। महान मरुभूमि के नाम से ये फेमस है। और तीसरे नंबर पे कौन सा है, उत्तरी पूर्वी मैदानी भाग, जिसमें बनास, चंबल और माही नदी को शामिल किया जाता है।